मुल्क की तारीख में पहली बार मुल्क का ऐवान बाला गुज़िश्ता 3 दिनों से गैर फाल है। 52 अरकान के रिटायर होने और 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन होने तक ये ऐवान अमलन गैर फाल रहेगा, यानी कि डिसफंक्शनल। आज 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होने के बावजूद 48 नशिस्तों पर इंतखाब 19 दिन बाद होगा और तब तक मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान गैर फाल रहेगा। आज सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6 में से 4 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। मुस्लिम लीग नून और JUIP एक नशिस्त जीतने में कामयाब हुई, जबकि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब में इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर आज इंतखाब हुआ। इस्लामाबाद की नशिस्त पर कौमी असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलियास मेहरबान के दरमियान मुकाबला हुआ। यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाद आज इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को कराने का ऐलान भी कर दिया है। आज कोर कमेटी इजलास में भी तहरीके इंसाफ की अंदरूनी मुजामत भी खुरकर सामने आ गई। कोर कमेटी के इजलास में आज साहबजादा हामिद रजा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और शुएब शाहीन शेर अफजल मरवत के खिलाफ फट पड़े। जराए बता रहे हैं कि कोर कमेटी के कई अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए और इसी इजलास में पंजाब में दोबारा गिनती से तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई नशिस्तें हाथ से निकलने पर खासी मुस्तरब दिखाई दी। इलामिये में मुत्तलका ओहदेदारान से इस हवाले से नोटिस लेने की अपील भी की गई और फॉर्म 45 की रोशनी में इन तमाम हलकों के ऑडिट का मुतालबा किया गया, क्योंकि आज ही दोबारा गिनती में गुजरांवाला से तहरीक इंसाफ के जीते हुए रहनुमा बिलाल एजाज मुस्लिम लीग नून के अजहर कय्यूम से हार गए हैं। अजहर कय्यूम ने इस हलके के नताइज को चैलेंज किया था और इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म जारी कर दिया था। इससे पहले लोधरा के हलके 154 से नून लीग के अब्दुर्रहमान कांजू दोबारा गिनती में जीत गए थे। आम इंतखाबात में 6000 वोटों से हारने वाले अब्दुर्रहमान कांजू दोबारा गिनती में 7000 वोटों से जीत गए। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में भी इस मामले पर खासी तशवीश देखी गई। तहरीक इंसाफ इल्जाम दे रही है कि मुस्लिम लीग नून और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान यह डील हो गई है और तहरीक इंसाफ की जीती हुई 20 नशिस्तें मजीद मुस्लिम लीग नून को देने के इम्कानात हैं। में रिपोर्ट भी मिली है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टास्क दिया गया है कि PTI की 20 हलकों को जो है ना आपने मुस्लिम लीग नून को देने हैं। रिपोर्ट्स हमारे पास ही हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको ये सो कॉल्ड हुकूमत उसको भेज रही है एज एम्बेसडर टू कनाडा, पर उस पे जो डील स्वीटनर है कि तुमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 से ज्यादा सीटें उस पे रिकाउंटिंग करके झुरलू फेरना है, जिस तरह के फॉर्म 47 पे फेरा गया था। एक साजिश शुरू हो चुकी है जिसके बेस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेट कैंडिडेट जो जीत चुके हैं उन कैंडिडेट को रिकाउंटिंग के जरिए से जीत को शिकस्त में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। ऐवान बाला हो या ऐवान ज़ीरी, तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। पेशावर हाई कोर्ट के आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की मुश्किलात दुगनी हो गई हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट ज़ैगम खान मौजूद हैं। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाए दीजिएगा सर कि ये रिकाउंटिंग के अमल में और तहरीक इंसाफ के इस एलिगेशन में कि ये मंसूबे के तहत मजीद 20 हल्के खोल के रिकाउंटिंग करके PTI की सीटें नून लीग को दे दी जाएंगी, कितनी सदाकत लग रही है आपको? देखिए, ये जो कह रहे हैं, जिस तरह वो नंबर्स बता रहे हैं या जिस तरह की थ्योरी बता रहे हैं, वो तो अगर कोई उनके पास इल्म है तो हमारे पास उसकी तस्दीक का कोई तरीका नहीं है। लेकिन एक बात हमें मालूम है, जब भी इस तरह की इंजीनियरिंग होती है और जब भी इलेक्शन के साथ ये मामला होता है तो उसके बाद इंसाफ नहीं मिलता है। उसके बाद जो हमारा सिस्टम है जिसमें जो किसी के साथ ज्यादती हुई हो या अगर कोई कह रहा है कि मेरे साथ ज्यादती हो, वो इंसाफ लेने की कोशिश करे तो फिर उसको मिलता नहीं है। इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आ चुके होते हैं वो वापस रिवर्स नहीं होते। अगर वो ट्राइब्यूनल में जाता है तो साल हर साल ट्राइब्यूनल के पास मामला रहता है। अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तो इलेक्शन कमीशन उसको लिफ्ट नहीं कराता। तो हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि अगर PTI ये तवक्को कर रही थी कि उनको कोई सिस्टम से कुछ बेहतरी मिलेगी, कोई इंसाफ मिलेगा, और जिस ज्यादती का वो कह रही थी, और वो ज्यादती हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि हारे हुए लोग फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं और जीते हुए फॉर्म 45 दिखाने को तैयार नहीं है। मगर सर, इन द प्रोसेस यू आर आल्सो सीइंग कि ये अपनी 7 नशिस्तें सेनेट से खोने का भी गिला कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व सीट्स भी नहीं अब ये मिली। मगर पहली दफा हमारी तारीख में सेनेट गैर फाल है, डिसफंक्शनल है। नोबडी सीम्स टू केयर अबाउट दिस। ये बड़े ताज्जुब की बात है। ऐसी सूरत हाल में ना एंगेजमेंट है, सेनेट गैर फाल भी है। आने वाले दिनों के अंदर हम मजीद और इस पे इलेक्शंस भी देखेंगे। मगर आपको क्या लग रहा है कि अगर सिस्टम के अंदर एज लॉन्ग एज मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को मना के रखे, ऑन बोर्ड रखे, सिस्टम चलेगा?
دیکھیے اگر صرف حکومت چلانی ہے تو حکومت تو چلے گی، لیکن اس کے لیے بہت کوئرژن چاہیے ہوگی، بہت طاقت استعمال کرنی پڑے گی، اور وہ کیسا سسٹم ہوگا؟ اور وہ کیسا سسٹم ہوگا؟ آپ دیکھیے پاکستان کے آپ آئینی بندوبست کو دیکھیے، جو سینٹ ہے یہ ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، یہ پورے ملک کو اتحاد دینے والا ادارہ ہے، ہر صوبے کی برابر نشستیں ہیں، اور یہ ایسا ہاؤس ہے جس کو تصور کیا گیا ہے کہ یہ پرماننٹ ہاؤس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جو ایوان زیری ہے، قومی اسمبلی ہے، وہ ایک دو الیکشنز کے درمیان میں وہ نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا، لیکن الیکشن ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ لیکن آپ بتا رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ اس وقت موجود نہیں ہے، اور یہ وہی سینٹ ہے جس کی ہمارے سیاستدانوں نے، جس کی باغ ڈور جو ہے خود بخود اس کی باغ ڈور جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو سنبھال دی، چیئرمین شپ اپنے ہاتھ سے نکال دی، اور اب یہ ڈس فنکشنل ہے۔ اگر اس طرح کی جمہوریت ہوگی، اس طرح کے جمہوری ادارے ہوں گے، تو عوام اور جمہوری اداروں کے درمیان میں کیا تعلق ہوگا، اور عوام اور ریاست کے درمیان میں کیا سر اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، آج تو چیئرمین ارسا کے اوپر ایک بالکل پرابلم اور ایک بہت بڑا ایشو بنتے بنتے رک گیا جب اپوائنٹمنٹ واپس لے لی وزیر اعظم نے، پیپلز پارٹی نے جب احتجاج کیا، مگر آنے والے دنوں میں NFC کو بھی ریوزٹ کرنا ہے، IMF نے بھی یہ تقاضا کر دیا ہے، ادھر بھی پیپلز پارٹی جو ہے نالا رہے گی۔ یہ اٹس ویری thin line that this minority government has to tread۔ پاکستان کا جو پورا نظام ہے مہر، وہ آپ جانتی ہیں وہ پیٹنج پر بیسڈ ہے، جتنے بھی عہدے ہیں ان پہ جھگڑا ہوگا، کیونکہ دونوں پارٹیاں چاہیں گی کہ اپنے لاڈلوں کو وہ عہدے دیں۔ آپ نے اس سے پہلے کرکٹ کے معاملے میں PCB میں دیکھا کس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے ایک بہت ہی اپنے عزیز دوست کو اس کی چیئرمین شپ پکڑائی تھی، اس کے بعد کرکٹ کا کیا حشر ہوا۔ اب بھی تمام عہدوں پر، کیونکہ دونوں یہ چاہیں گے کہ اپنے لاڈلوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، ان کو ان چیزوں سے نوازیں، یہ تو بات چلے گی، لیکن اس کے علاوہ جو اصولی ان کے اختلافات ہیں، مثال کے طور پر NFC ایوارڈ پر پیچھے جانا ایک بہت ہی ایک لحاظ سے مشکل اس لیے ہوگا کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی، کیونکہ آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ صوبوں کو جو حصہ دے دیا گیا ہے اب اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صوبوں کو حصہ ملنے کے بعد جو فیڈریشن ہے، جو مرکزی حکومت ہے، اس کے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اور صوبوں نے اس کے بعد کوئی کام کرنا ہی چھوڑ دیا، کوشش کرنی چھوڑ دی کہ اپنے وسائل وہ خود سے بنائیں، ان کے پاس پیسے آتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو بدلنے کے لیے آپ کو ایک کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا۔ اب کنسنسس بلڈ کرنے میں صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیے کسی صورت میں خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں تبدیلی کو نہیں مانے گی، خاص طور پہ ایسی صورت میں جب ان کی پارٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ بہت بہت شکریہ، اتنی بڑی زیغم خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔